For some reason, check. Okay. चलो, तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? हमने ये थीडस कॉकपूल का नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म डिस्कस कर लिया था, है ना? और याद करो, ये लोग वही थे जो, मतलब थीडस कॉकपूल का नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या था कि इंस्टीट्यूशंस को फिर से लेके आओ यार तुम पॉलिटिक्स के डिस्कशन में, क्योंकि पॉलिटिक्स के डिस्कशन में सोसाइटी की बात हो रही है ना, इन सारी चीजों की बात हो रही है। एक चीज को भूल गए हैं जिसपे सारी पॉलिटिक्स बेस्ड होती है, स्टेट। तो स्टेट के डिस्कशन को फिर से तुम पॉलिटिक्स में लेके आओ, यही कहना था थीडस कॉकपूल का, यही था ना नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुनो, मैं आवाज आ रही है ना आपको? ठीक, ठीक है। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म हमने ये देख लिया था ना पूरा। हाँ, नेक्स्ट हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच शुरू करना था। क्या क्या पढ़ लिया है हमने? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पढ़ लिया है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी दोनों पढ़ लिए हैं। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या था कि आप धीरे धीरे डेमोक्रेसी पे आ जाओगे, बेसिकली वही था पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या था, जहां पे आप सोसाइटी को पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच था। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। बहुत सिंपल है, पॉलिटिकल और इकोनॉमी दोनों का एक इंटरट्वाइंड जो रिलेशनशिप है उसको ये डिस्कवर करने की कोशिश करता है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। जैसा कि तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया भर के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है या टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जिन कंट्रीज में होती है, आपको नहीं लगता कि वहां के इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसको डिसाइड करने में, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मिडिल ईस्ट के जो नेशंस हैं वहां पे अभी भी ज्यादातर कंट्रीज में मोनार्कीज क्यों है? वहां के जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उन पे स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल, ठीक है, मोनार्की लेजिटिमाइज करती है उसको। ठीक है, ज्यादातर जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां पे डेमोक्रेसी स्ट्रगल क्यों करती है? जिन लोगों की नीड्स और डिमांड्स को तुम पूरा नहीं कर पाओगे, उनको अगर रूल करने की पावर दे दोगे तो दे विल आल्सो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। डेवलप्ड नेशंस में या जहां की इकोनॉमीज अच्छी हैं, वहां पे कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? तो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आपकी पॉलिटीज किस तरीके की रहने वाली है। ठीक है, इट एनालाइजेस हाउ पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक आउटकम्स एंड हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन टर्न शेप पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। दोनों है, पॉलिटिक्स इकोनॉमी को कैसे डिसाइड कर रहा है और इकोनॉमी पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, दोनों चीजें देखनी है। This approach emphasizes the role of power dynamics, resource distribution, and government policies in shaping both the economy and the political landscape. ठीक है, basic चीज है। Adam Smith is known as the father of political economy. Adam Smith को तुम सब लोग जानते भी हो, इनको इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हो और यहाँ भी पढ़ते हो। He is known as the father of political economy. ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी किताब थी। तो देखो, वेल्थ, इकोनॉमी या नेशंस पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच अगर तुम्हें देखना है तो ये किताब के नाम में छुपा हुआ है, वेल्थ, इकोनॉमी, नेशंस, पॉलिटी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। सिंपल है। इट गेन्ड प्रोमिनेंस एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एज वेल। की स्कॉलर्स इसके मिल्टन फ्रीडमैन है, जगदीश भगवती है, अमर्त्य सेन है और थॉमस पिकेटी। अमर्त्य सेन इंडियन ओरिजिन है कि इंडियन ही है? इंडियन ही है, हाँ इंडियन ही है। इनको नोबेल भी मिला है ना। तो चलो, अब मेजर स्कूल्स देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के। पहला स्कूल है नियो लिबरल या फिर नियो राइटिस्ट स्कूल। नियो लिबरल या फिर नियो राइटिस्ट स्कूल। कुछ फेमस स्कॉलर्स हैं, नॉजिक है, हाइक है और मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या बोला जाता है? नियो लिबरल राइटिस्ट है। राइटिस्ट तुम्हें पता है किस किस चीज के लिए वो डिमांड करने वाला है? राइटिस्ट कैपिटलिस्ट साइड चली जाएगी, कैपिटलिस्ट साइड फ्री मार्केट मांगेगी,
लिबरल पॉलिसीज मांगेगी, कैपिटलिस्ट का मतलब यही है ना कि आप फ्री बिजनेस कर सकते हो। तो दे एडवोकेट फॉर फ्री मार्केट्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंटल इंटरवेंशन। वॉचमैन स्टेट की डिमांड करते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से वॉचमैन स्टेट चाहिए होता है कि स्टेट का काम है वॉचमैन का, ठीक है, उतना ही काम करे, चौकीदारी करे स्टेट, उससे ज्यादा कुछ ना करे, इकोनॉमी में इंटरवीन ना करे, बस चौकीदारी करे, ठीक है। लेकिन 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 जो राइटेस्ट एलिमेंट है वो इस चीज से भी आता है थोड़ा थोड़ा, नेशनल आइडेंटिटी, कल्चर कंजर्वेशन एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है, कैन यू कॉल बीजेपी और द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी नियो राइटिस्ट? है ना, क्विंटेसेंशियली नियो राइटिस्ट स्कूल से ही आती है बीजेपी, क्योंकि देखो ये सारी चीजें तो है ही वहां पे, ये सब तो है ही, ट्रेडिशनल वैल्यूज पे फोकस करना, नेशनल आइडेंटिटी की बात करना बार बार, है ना, कल्चर कंजर्वेटिज्म की बात करना, लिमिटेड गवर्नमेंट उतना नहीं, लेकिन लेकिन थोड़ा सा ना ये फ्री मार्केट्स और इस चीज की एडवोकेसी पे वो जाते हैं, वो है ना, हाईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस लॉबीज की तरफ हम बोल देते हैं कि झुकाव होना, वो सारी चीजें भी होती हैं, तो आप बोल सकते हो कि नियो राइटिस्ट स्कूल से आती है। फिर जो सेकंड स्कूल आता है वो आता है मार्क्सिस्ट या डिपेंडेंसी स्कूल। क्या हुआ? मार्क्सिस्ट या फिर डिपेंडेंसी स्कूल। इसके कुछ स्कॉलर्स हैं, समीर अमीन है, आंद्रे ग्युंडर, इमैनुअल वॉलस्टीन, ये सब लोग हैं इसमें। मार्क्स ने क्या बोला था, ये जो लासेस फेयर इंडिविजुअलिज्म है ये कभी भी वेल्थ ऑफ नेशंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इट विल ओनली कंट्रीब्यूट टू वेल्थ ऑफ फ्यू। भाई नेशन की वेल्थ तो जब होगी जब सब लोग रिच हो जाएं, सब लोग अमीर हो जाएं, है ना, लेकिन वेल्थ ऑफ फ्यू कब होगी? जो कि किसी भी कैपिटलिस्ट स्टेट में होती है, लासेस फेयर इंडिविजुअलिज्म में होती है, क्योंकि कैपिटल कहीं पे कास्ट कैपिटल है, रेस कैपिटल है, वही है ना, तो वो वेल्थ ऑफ फ्यू क्रिएट करेगी वहां पे, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो डिपेंडेंसी स्कूल जो है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी का, वो ये क्वेश्चन करता है कि ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? नियो इंपीरियलिज्म या नियो कोलोनियलिज्म ही है बस, ठीक है। इसमें आप बस कुछ की वेल्थ को क्रिएट कर रहे हो, आप वेल्थ ऑफ नेशंस क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। थॉमस पिकेटी की किताब है कैपिटल, है ना, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। उसने बोला है कि कैपिटल टेंड्स टू जनरेट इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल टिपिकली एक्सीड्स द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। मैथमेटिकल लग सकता है ये तुम्हें थोड़ा सा, लेकिन तुम लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखोगे। एक सेकेंड, ये एडिट नहीं कर सकते क्या? अच्छा ये नोट्स में खुली हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सीड्स द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। आपके पास कैपिटल है, उस पर जो रिटर्न मिलेगा आपको वो जनरली नेशनल जो ग्रोथ रेट होती है उससे ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ रेट एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, 6% चल रही है अभी, है ना, लेकिन आपके पास कैपिटल है, आपके पास 5-6 करोड़ रुपए है, मतलब 5 करोड़ है, उस 5 करोड़ को आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो जनरल आपका जो ग्रोथ या रिटर्न हम एवरेज मान लेते हैं 10% के आसपास मिल जाता है इंडिया में, ज्यादा भी मिल जाता है, 10 तो है ही। तो जो आपका कैपिटल इंटरेस्ट रेट है 10% का, इट एक्सीड्स द नेशनल ग्रोथ रेट 6%। तो जहां पे मतलब इसका थॉमस पिकेटी का कहना यह है कि अगर पूरा देश 6% पे ग्रो कर रहा है तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी कैपिटल है वो 10 पे ग्रो कर रहे हैं, तो वो तो ऊपर जाएंगे ही और तुम यहां रह जाओगे ग्रो करने के बाद भी। तो देयर विल ऑलवेज बी इनइक्वालिटी इस चीज में, ठीक है, समझ आ रहा है? पहला ये। दूसरा ये क्या चीज में रिजल्ट करता है? दिस लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ दोज हु ओन द कैपिटल। इसीलिए किताब का नाम क्या है? कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। This book, which examines wealth and income inequality in Europe and the US since the 18th century, posits मतलब कहती है ऐसा, that inequality is not accidental but rather a fundamental feature of capitalism and it can only be addressed through strategic state intervention. क्या चाहिए? स्टेट चाहिए। डिपेंडेंसी स्कूल स्टेट मांगेगा, यहाँ पे ये स्टेट का एक ग्रेटर रोल मांगेगा, ठीक है। तो तुम ये कह सकते हो कि इंदिरा गांधी कुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिपेंडेंसी स्कूल, लेके आई ना नेशनलाइजेशन वो बैंकों का, इंश्योरेंस का, तो वो थोड़ा सा डिपेंडेंसी स्कूल से आएगी। तो
तो वो वॉचमैन स्टेट नहीं होगा उनका स्टेट एक एक्टिविस्ट स्टेट होगा। ठीक है, हाँ बोलो। ऐसा नहीं, वो तो उनका यूटोपियन आइडिया है कि स्टेटलेस सोसाइटी होगी, लेकिन स्टेटलेस सोसाइटी होगी जब कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा, उसके बाद स्टेटलेस सोसाइटी बाद की स्टेज आती है। हमने फेजेस ऑफ सोशलिज्म पढ़ा था, तुम्हें कार्ल मार्क्स में पढ़ाया भी था मैंने, कि पहले तो कम्युनिज्म एस्टैब्लिश होगा फिर आएगी स्टेटलेस सोसाइटी। तो कम्युनिज्म एस्टैब्लिश कौन करवाएगा, उसके फिर अलग अलग स्कूल्स थे कि कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी करेगी, कहीं पे सरकार करेगी, कहीं पे कोई लीडर करेगा, है ना। वो है, वो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन इनिशियली तो स्टेट को कम्युनिज्म लाना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा। तो ला रहे हो तो फिर आपको स्टेट पावरफुल भी चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मार्क्सिस्ट या डिपेंडेंसी स्कूल। नेक्स्ट आता है वेलफेयर स्कूल। वेलफेयर स्कूल दोनों का मिडवे लेके चलता है, जहां पे हमने देखा कि नियो लिबरल जो स्कूल है वो तो वॉचमैन बोल रहा है कि कंप्लीटली लाइक मिनिमलिस्ट स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए, और जो डिपेंडेंसी स्कूल है वो बोल रहा है देयर शुड बी एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन ताकि इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके। वेलफेयर स्कूल कहता है कि बैलेंस बना लो थोड़ा सा। अमर्त्य सेन है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज है, मार्था नासबॉम है, अभिजीत बैनर्जी है, इन लोगों ने वेलफेयर स्कूल पे काफी काम किया है। वो बोलते हैं कि नियो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है वो बकवास है। क्यों बकवास है? इट विल लीड टू इनइक्वालिटीज, जो कि मार्क्सिस्ट भी बोलता है ना। और क्या बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ठीक है, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने कहा है that future of globalization is one that requires significant reform to address its negative consequences and ensure a more equitable and sustainable future. ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, ऐसा जोसेफ स्टिग्लिट्ज का या फिर वेलफेयर स्कूल का मानना है। अब तुम बताओ कैसे बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन से इनइक्वालिटी? Access to globalization is restricted to the elite. तुम पूरी दुनिया में घूम सकते हो। ग्लोबलाइजेशन यही तो था, ग्लोबलाइजेशन कनेक्टेड वर्ल्ड्स, उसी को कहता ना ग्लोबल विलेज है, कहीं भी आ जा सकते हो। कितने लोग बैठे हैं इंडिया में प्लेन में? कितने लोगों के पास इंटरनेशनल जो उनका पासपोर्ट होगा उस पर इंटरनेशनल वीजा लगा हुआ होगा, स्टैंप लगी हुई होगी कि उन्होंने विजिट किया, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन इनइक्वालिटी का एक कंफर्मिंग मार्कर है, कंफर्म कर देता है कि इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। इंटरनेट, तो एक्सेस टू इंटरनेट इज अनदर इशू। तो ग्लोबलाइजेशन तो है, ठीक है, अच्छी बात है, ग्लोबल विलेज, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, वो सारी कहानी अलग है, बट किसको मिल रहा है? ठीक है। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज का कहना ये है कि फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ना वो होना चाहिए जहां पे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म हो। किस बारे में? जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबलाइजेशन के, उसको एड्रेस करने में। ही आर्ग्यूज दैट globalization as it has been managed has led to increased inequality, increased instability and increased social conflict. तुमने ग्लोबलाइजेशन अच्छी बात सुनी होगी ना हमेशा, तुम्हारे लिए ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे सब बढ़िया ही होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में तुम लोगों ने आज पढ़ा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पंजाब, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी, इनके सबके एथनिक इश्यूज, सोशल कॉन्फ्लिक्ट पढ़े हमने, कहीं पे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट थे, कहीं पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैड रूट्स इन ग्लोबलाइजेशन। बांग्लादेश में रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ तो फॉरेनर रेफ्यूजीज इधर जाके बसे, कॉन्फ्लिक्ट। खालिस्तान मूवमेंट वाज, उसका जो पहला लीडर था लंदन बेस्ड था, फंडिंग बाहर से आ रही, ग्लोबलाइजेशन, है ना। सिर्फ बुरा नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा भी नहीं। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज का कहना है दैट ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, इंस्टेबिलिटी एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? पर्टिकुलरली ड्यू टू पॉलिसीज पुश्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द आईएमएफ। अब ये हालांकि हमने दूसरी डायरेक्शन में इसको ले लिया, लेकिन इनका कहना ये है कि आईएमएफ जो है ये ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको ही फेवर करते हैं अपनी पॉलिसीज में। इनका कहना ये, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये जनरली डेवलपिंग नेशंस की पॉलिसीज को या डेवलपिंग नेशंस को जनरली डिसरिगार्ड करते हुए चलते हैं। इनकी पॉलिसीज वन साइडेड होती है,
ठीक है, जैसे हम बहुत बार डिस्कस करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, है ना, तो वो ज्यादातर वो आप सोचो कि चाइना की इकोनॉमी तो बहुत स्टेबल है, चाइना के भी जो जो सोवरेन क्रेडिट बॉन्ड्स हैं उनको भी वो बकवास रेटिंग देते हैं। क्यों? या इंडिया भी इकोनॉमी तो स्टेबल ही है, मरी तो नहीं है कभी भी। इनफैक्ट पिछले 25 सालों में तो यूएस से ज्यादा स्टेबल है इकोनॉमी, उनकी तो फिर भी क्राइसिस में बर्बाद हो गई थी। ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया इकोनॉमी, तो चल गया उनका काम, लेकिन 20-25 सालों में स्टेबिलिटी तो इकोनॉमी में हमारी भी रही है। फिर इंडिया के जो सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं इनको अच्छी रेटिंग क्यों नहीं देते ये लोग? क्या मतलब सरकार ने किसी का पैसा लेके नहीं दिया हो वापस, तब तो आप उनकी बॉन्ड रेटिंग खराब करो, फिर भी खराब है ना? तो स्टिग्लिट्स यही मानते हैं, स्टिग्लिट्स एडवोकेट्स फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनका मानना ये है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस तुम्हें क्या लगता है ये डेमोक्रेटिक है? नहीं है डेमोक्रेटिक। आप सोचो यूनाइटेड नेशंस के 5 जो कंट्रीज हैं, रशिया को छोड़ दो, बाकी सब कंट्रीज बाहर जब जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सब, है ना, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लेकिन इसके जो मतलब 3 चैंपियंस हैं, चाइना और चलो रशिया भी छोड़ दो, चाइना रशिया दोनों छोड़ दो, वो तीनों अपने आप को डेमोक्रेसी के चैंपियंस बताते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, है ना? तो इनका यूनाइटेड नेशंस आज तक डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है? यूएनएससी जैसी बॉडी का एग्जिस्ट करना ही इज कोर अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। 5 कंट्रीज कुछ भी कर सकते हैं, जो कि करते भी हैं, है ना? तो इनका, स्टिग्लिट्स का कहना यही है कि जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। ठीक है, एकाधिकार है, अभी एकाधिकार ही है, जब तक वीटो पावर है तब तक एकाधिकार है, मोनोपोली है। आपके पास वीटो है, आप मोनोपोलाइज कर सकते हो कुछ भी। 4 बोलेंगे, आप एक अकेले मना कर दोगे, ये कैसी डेमोक्रेसी? यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, जिसमें सारे मेंबर नेशंस के वोट, सबके वोट की इक्वल पावर होती है, वो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले ही नहीं सकता। वो ज्यादा ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, इस बार की वाटर कूलर कौन सी कंपनी का आएगा, वो ऐसे डिसीजन लेते हैं। क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशन पास कर देंगे, उस रेजोल्यूशन की कोई अहमियत तो होती नहीं। स्टिग्लिट्स यही कहता है कि जो सारे तुमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, ये सब के सब एक तरफा हैं, ये सब डेवलप्ड नेशंस इकोनॉमी के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि किसको फेवर करना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी मॉडल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्टीयर्ड बाय द टाइप ऑफ इकोनॉमी यू हैव। इंडिया एक $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होता तो आपको लगता है कि ये अब तक इतना हम सुनते किसी? ठीक है, ट्रंप बेवकूफी भरी बातें भी करेगा तो भी लोग सुनेंगे उसको। ठीक है, $25 ट्रिलियन का मालिक है। इंडिया जैसे 5 कंट्री निकलेंगे इकोनॉमी वाइज, 5 क्या 6-7 कंट्रीज निकलेंगे। ठीक है, 3 चाइना की इकोनॉमीज है अकेले यूएस में अभी, तो फिलहाल तो आने वाले 10 साल में कुछ भी हो जाए, या 20-50 साल में कुछ भी हो, बट अभी तो है। तो आपका पॉलिटिकल स्टांस को जो लेजिटिमेसी देता है, वो चाहे एक्शन किसी भी तरीके का हो, एथिकल है, मॉरल है नहीं है, पॉलिटिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, इलॉजिकल है, वो उसको लेजिटिमेसी आपका साइज ऑफ इकोनॉमी दे रहा है। यही कहता है पॉलिटिकल इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, समझ आया? चलो, ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल डाला हुआ है, देखना इसमें। सेन भगवती के ऊपर है। सेन भगवती 2 पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं, उन दोनों ने अपनी अपनी अप्रोचेस दी हुई हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी मॉडल को लेके, तो उनका कंपैरिजन है, इसको पढ़ सकते हो तुम लोग। ये ऐसे ही एडिशनल रीड है और सिलेबस का भी पार्ट है, सच देखा जाए तो इसको पढ़ लेना। स्टिग्लिट्स का समझ आया वेलफेयर स्कूल, है ना? एक बार चलो मैं एक बार गो थ्रू करवा ही देता हूँ हल्का सा। नहीं कर रहे हैं हम एड ब्लॉकर भाई यूज, नहीं खुलेगा, घर जाके खोल लेना। ठीक है, एड ब्लॉकर हटाना पड़ेगा, वो है भी नहीं एड ब्लॉकर, बट कभी कभी वो कर देता है। खैर, नेक्स्ट आते हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी मॉडल खत्म होता है, बस यही है। कोरेसन समझ आ गया तुम्हें? यही है, वैसे 150 वर्ड्स पता होने चाहिए तुम्हें इसके बारे में। ज्यादा 2-4 नाम तुम लोग याद कर सकते हो। 3 स्कूल्स हमने देख ही लिए, उनमें जो स्कॉलर्स हैं उनके भी नाम डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि नॉजिक है, हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन, लिबरल स्कूल के आते हैं।
डिपेंडेंसी स्कूल में तो कार्ल मार्क्स खुद ही है, इसके अलावा थॉमस पिकेटी ने डिपेंडेंसी स्कूल पे काम किया है। वेलफेयर स्कूल में तो आपके पास इंडियन नाम ही कई है, अमर्त्य सेन है, अभिजीत बैनर्जी है, भगवती है, सब लोग वेलफेयर स्कूल के ही, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हो गए, समझ आया, कोई दिक्कत? तो ये हमने बेसिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और उसकी जो मेजर अप्रोचेस थी, मॉडर्न अप्रोचेस, उसका सबका ओवरव्यू ले लिया है, उनके बारे में, सबके बारे में जान लिया। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इनके बीच का रिलेशन अब देखना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या रिलेशन? उसमें मत पढ़ो, वैसे बताओ तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस? और कैसे? If you are not knowledgeable about one, you can't do the other. Qualities नहीं पता है अलग अलग, how are you going to maintain your relations? देखो बहुत सिंपल है। पहला तो ये है, मतलब जो इसमें हमने पॉइंट दिया हुआ है, इट इज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्फॉर्म्स आईआर। आपका इंटरनेशनल रिलेशंस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यू डू इन योर कंट्री, ठीक है। अब हमने सब देख लिया ना, ऊपर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच भी देख लिया, इकोनॉमी मॉडल भी देख लिया, मॉडर्नाइजेशन भी देख लिया, आपका डेमोक्रेसी को लेके क्या स्टांस है, आपका सोसाइटी कैसे आपके पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है ना, आपके क्या क्या प्रेशर ग्रुप्स है, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही आ जाता है। हमने इनफैक्ट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी मॉडल के अंदर ये भी देखा था कि इनपुट्स और आउटपुट्स जो मॉडल होता है ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। तो जो टाइप्स के इनपुट्स दिए जा रहे हैं वही टाइप के आउटपुट्स होंगे, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का मैच पे इंडिया का स्टैंस इज एन आउटपुट, लेकिन इंडिया का एनरेज ओवर द इंडिया पाकिस्तान मैच इज द इनपुट, है ना। तो बैन कर देना या कुछ भी कर देना ये सब पॉलिटिकल आउटपुट में आएगा। तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन विद पाकिस्तान इज influenced by the internal politics of your country which comes from comparative politics, समझ रहे हो? तो आपके पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, आपका नेशनल सेंटिमेंट डिसाइड करता है ना। तो वो नेशनल सेंटिमेंट जो है वो कैसे पता चल रहा है तुम्हें? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पता चल रहा है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्फॉर्म्स इंटरनेशनल रिलेशंस, समझ आया? नेक्स्ट उल्टा भी होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस इन्फॉर्म्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आल्सो। कैसे? ट्रंप ने हमारे पर पॉलिसी लगाई, है ना, तो देश के अंदर भी तो पॉलिटिकल बिहेवियर है ना, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा। अब हमें यूएस से भी नफरत हो जाएगी, अंदर चेंज हो गया, उसी अकॉर्डिंग इनपुट्स चेंज हो जाएंगे, उन्हीं इनपुट्स के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो जाएगा, है ना। हमने पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर दिया, कल पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर दिया, इजराइल का रेजोल्यूशन हमने अगेंस्ट में वोट दिया, चेंज हो गया ना माहौल। यूएस ने टैरिफ लगाए, पहले हम न्यूट्रल रहते थे, हम इजराइल पैलेस्टाइन दोनों को बोलते थे कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करो, अच्छी अच्छी बातें बोल के आ जाते थे, डिप्लोमेटिक बन के आ जाते थे, हमने सपोर्ट कर दिया पैलेस्टाइन, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इन्फॉर्म करते हैं। ऑल्सो इनकी जो लाइंस हैं ब्लर होती जा रही हैं धीरे धीरे, क्लियर कट तो कह ही नहीं सकते ना, कब इंटरनेशनल रिलेशन से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस हो रही है या कब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस इन्फ्लुएंस होगा, ब्लर्ड लाइंस है, ठीक है। For example, the study of conflict, political economy, political behavior often requires insight from both comparative politics and IR. आपको जैसे मान लो अभी देश का तुम्हें पॉलिटिकल बिहेवियर समझना हो, तो ना तो तुम अकेले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से उसको जान सकते हो, ना कंप्लीटली उसको अकेले आईआर को समझ के आप जान सकते हो, दोनों की स्टडीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। व्हाई वुड यू वोट फॉर बीजेपी? उसमें आपकी रिलीजियस पॉलिटिक्स हो गई, कंप्लीटली डोमेस्टिक फैक्टर है, ठीक है, आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से समझ जाओगे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी मॉडल से समझ जाओगे। लेकिन सम पीपल आल्सो वोट बीजेपी फॉर देयर स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना भाई। जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसकी वजह से भी एक इलेक्शन डिसाइड हुआ ना, तो आईआर ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी चेंज किया वहां पे अकॉर्डिंगली। तो लाइंस बहुत ब्लर्ड है, किस तरफ जाओगे आप, मतलब नहीं समझ आता कि कब कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल्स ऑफ इंटरप्ले ये रीड कर लो आप लोग, इजी है ये, इसको रीड करो। एग्जांपल्स ऑफ इंटरप्ले मतलब कहां पे आईआर
और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इनकी लाइंस बात हो जाती है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैन हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सम कंट्रीज आर मोर सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल रेगुलेशन एंड सम आर नॉट। एग्जाम्पल देखो, टाइप ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एसेंशियल पार्ट है। किम जोंग उन और एक तरफ मान लेते हैं इंडिया, दोनों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली अलग है। ज्यादा बेटर कंफर्मिटी किसकी है इंटरनेशनल रेगुलेशंस के प्रति इन दोनों कंट्रीज में? इंडिया, क्योंकि टाइप ऑफ पॉलिटी ने डिसाइड किया कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अच्छा, सिमिलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी इंप्लीमेंटेशन का डिफरेंस आ जाता है। ट्रम्प पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, पहले वाले लोगों ने तो उसको एंडोर्स किया, है ना? लाइंस होगी ना ब्लड कि आपकी लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की लाइन यहाँ पे ब्लर। सेकंड, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटाइजेशन क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। कैन शेड लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। किसी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, किसी में मोनार्की है, किसी में क्या है, ट्रांजिशन कब कैसे हो रहा है। अरे वो अभी आ रही है क्लियर? अभी तो क्लियर है सोनम, अभी क्लियर है? हाँ, तो वो माइक तो मेरे पास ही था, मैं दूर हो गया। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन, डिग्री ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन या ट्रांजिशन टू डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि क्या था तुम्हारा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल था, वो ये डिसाइड करेगा कि अलग अलग देश में कैसे किस तरीके से ट्रांजिशन होते हैं और होंगे कि नहीं होंगे। तीसरा, राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है टेररिज्म, है ना? रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग देयर डोमेस्टिक रूट्स एंड द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन विच दे ऑपरेट। ठीक है, तो नक्सलाइट टेररिज्म भाई इंडिया को भी अफेक्ट करता है, चाइना को भी करता है ना? नेपाल को भी, तिब्बत को भी करता है ना? बहुत सारी कंट्रीज में उसके नाम, यहाँ हम नक्सलिज्म बोलते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में उसके अलग नाम। ठीक है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं ना। लेकिन शुरुआत क्या है, कोर इशू क्या है? कोर इशू वही इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जो कि बहुत ही डोमेस्टिक इशू है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इशू है। तो लाइंस ब्लरेड हैं दोनों के बीच में, समझ आया? चल नेक्स्ट, यूरोसेंट्रिज्म इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये हम ऑलरेडी हमने इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिमिटेशन में पढ़ा था कि क्यों बेकार है, क्रिटिसिज्म बनता था ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, लेकिन अब उसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो, जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था, हमें तो पता है इट वाज हाईली यूरोसेंट्रिक, उसमें तो था ही, इट वाज द स्टडी ऑफ वेस्टर्न नेशंस ओनली, सिर्फ वेस्टर्न नेशंस की बात होती थी। केवल किस मेथड की बात होती थी? ट्रेडिशनल में लीगल इंस्टीट्यूशनल मेथड की बात होती थी। आप या तो लॉज पढ़ते थे, या स्टेट पढ़ते थे, या इंस्टीट्यूशंस पढ़ते थे। ठीक है, और लेकिन वो जिन लॉज को आप पढ़ते थे, जैसे रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हो, तो ब्रिटेन को लेके था, वो हमारे देशों में नहीं था रूल ऑफ लॉ। तो लीगल इंस्टीट्यूशनल जो भी मेथड्स हुआ करते थे, दे वर रेलेवेंट फॉर दोज नेशंस ओनली, वो बाकी नेशंस पे अप्लाई नहीं होते थे। इसके अलावा बहुत ही नॉर्मेटिव नेचर था, अज्यूम किया जाता था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, नॉर्मेटिव नेचर था बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मॉडर्न में क्या हुआ? उसने थोड़ा बहुत यूरोसेंट्रिज्म के चार्जेस को ऑफसेट करने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, थोड़ा सा पेरोकियलिज्म को खत्म करने की कोशिश की। क्या होता है पेरोकियलिज्म? रीजनल रीजनलिटी पे ज्यादा फोकस होता है। एक्सक्लूसिविटी बाय क्रॉस बॉर्डर एग्जामिनेशन, थोड़ा बहुत इधर उधर गए, बाहर के नेशंस को स्टडी किया, थोड़ा एक्सक्लूसिविटी को खत्म करने की कोशिश की, इंक्लूसिव बनाया स्टडी को, एंड डेवलपिंग वेरीफाइबल थ्योरीज रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, क्या क्या अप्रोचेस आ गई उसमें? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आ गई, सिस्टम्स आ गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ गया, है ना? जिसमें वेस्टर्न आइडियल तो कहता है लिबरल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, और फिर अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। हमने फिर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पढ़ लिया, पॉलिटिकल कल्चर भी पढ़ लिया उसमें। दे डिड ट्राई टू बी मोर ऑब्जेक्टिव, येट दे वर आल्सो लिटिल बायस्ड, हम कह सकते हो। इन जनरल देखो, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल उनकी डेमोक्रेसी को बेस्ट बता देता है ना? फिर बाकी के मॉडल्स भी इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो लीनियंसी उस तरफ ही दिखाते हैं, अपना जो अलाइनमेंट है उसी तरफ दिखाते हैं। ठीक है, इक्वेटेड विद एडवर्ड सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, इनका नाम बार बार आता रहेगा। एडवर्ड सेड की किताब है ओरिएंटलिज्म, 1978 में उन्होंने लिखी थी। उन्होंने दिखाया है, उन्होंने एग्जामिन किया है इस बात को, दैट हाउ द ओरिएंट, ओरिएंट किसको बोलते हैं? उनके बियॉन्ड जो भी बचा,
यूरोप के ईस्ट में जो भी बचा वो सब ओरिएंट है, मिडल ईस्ट भी आ जाता है और कुछ एशिया के पार्ट्स आ जाते हैं। ओरिएंटल स्टडी बोलते थे हम, मॉडर्न में तुमने ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट अप्रोच पढ़ी होगी, वही ओरिएंटल है। ओरिएंटल मतलब मिडल ईस्ट और एशिया के पार्ट्स। has been constructed by the West through a discourse of power and representation. Said argues that Orientalism is not an objective study of the East, but rather a system of representation that positions the East as inferior, exotic, and inherently different from the West. Oriental किसको बोलते हैं? ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, ऐसी वैल्यूज के साथ हम ओरिएंटल वर्ड अटैच कर देते हैं। इन्होंने जब मॉडर्न इंडिया में भी तुम्हें पता है जब ये वुड्स डिस्पैच और ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो तुम्हें पता है कि कैसे एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट अप्रोच आई थी। ओरिएंटल का मतलब क्या था? वो वेद पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, वही वाली बात थी। और अगर ये अपनी जो मॉडर्न या एंग्लिसिस्ट अप्रोच, उसको मॉडर्न और साइंटिफिक कहते थे, है ना। तो ओरिएंटलिज्म एक एसेंशियली एडवर्ड सेड का ऐसा कहना है कि इट्स अ क्रिएटेड कॉन्सेप्ट, इट्स अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट, जहां पे ओरिएंटलिज्म को इन्होंने जानबूझ के इंफीरियर दिखाने की कोशिश की। देखो, लकूनाज, कमियां हर जगह होती है, उनको चेंज किया जाता है, लेकिन उन कमियों से तुम एक जनरलाइजेशन करके एक मॉडल तैयार नहीं कर सकते कि ये इंफीरियर ही, ठीक है। ऐसा तो उनका भी नहीं था कुछ बहुत खास, मतलब परफेक्ट। कमियां एंग्लिसिस्ट अप्रोच में नहीं थी क्या कमियां? या आपके जो सो कॉल्ड वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज है उनमें कमियां नहीं है क्या? है ना। लेकिन अभी ये पता है ये डोमिनेशन कैसे मैं तुम्हें इसका बिल्कुल एक मतलब लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी मैं तुमसे पूछूंगा ना कि ओरिएंटलिज्म या ट्रेडिशनल वैल्यूज में कमियां ढूंढो, तुम 5 ढूंढ दोगे जल्दी जल्दी। लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा ना वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज में कमियां ढूंढो, तुम्हें लगेगा कि लिबरल वैल्यूज में कमियां वो तो परफेक्ट नहीं होती, या ढूंढोगे तो टाइम लगेगा। क्यों? पढ़ाई वैसे है हमेशा, ठीक है। तो वो जो ओरिएंटल वैल्यू जिनको इंफीरियर और बारबेरिक और वो सब दिखाया गया, वो उन्हीं चीजों को क्यों फिर अपने जीवन में ला रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें ओरिएंटल रही थी। तो एडवर्ड सेड का कहना यही है, इनका मानना ये है कि ये जो ओरिएंटलिज्म है ये एज अ कॉन्सेप्ट ही एक ऐसा सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है जो कि एशिया को और इन पार्ट्स को इंफीरियर दिखाता है और जस्टिफाई करता है वेस्टर्न डोमिनेंस और इंपीरियलिज्म। समझ आया? समझ आया? तो अभी भी कैसा है? यूरोसेंट्रिक ही है, ठीक है। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज स्टिल यूरोसेंट्रिक, हाँ पहले जितना नहीं है बट अभी भी है। आगे चल, तो ये आपका टॉपिक 1 खत्म होता है पीएसआईआर। याद करो, हमने टॉपिक 1 देखा था ना सिलेबस में, एक सेकंड। ये देखो टॉपिक 1, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर एंड मेजर अप्रोचेस। तो हमने देख लिया सिस्टम्स अप्रोच, ये स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, ये सारी हमने देख ली है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव्स हो गए, और लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड। अभी भी यूरोसेंट्रिक है, ये लास्ट में अभी जो डिस्कस किया लिमिटेशंस थी एक तरीके से कि अभी भी यूरोसेंट्रिक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका खत्म होता है, समझ आया? अब हम सेकेंड टॉपिक को शुरू करेंगे। रिवाइज करके आना टॉपिक नंबर 1 पूरा कल। अब आते हैं टॉपिक 2। टॉपिक 2 क्या है? स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ स्टेट है टॉपिक, ठीक है। नेचर ऑफ स्टेट है टॉपिक, लेकिन तुम नेचर ऑफ स्टेट को एसोसिएट करोगे किससे? टाइप ऑफ इकोनॉमी से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट का नेचर क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट का नेचर क्या होता है? एडवांस्ड इंडस्ट्रियल जो नेशंस हैं उनके अंदर स्टेट का नेचर क्या होता है? और डेवलपिंग सोसाइटीज के अंदर स्टेट का नेचर क्या होता है? ये एसेंशियली आपका टॉपिक है, ठीक है। समझ आया? कोई दिक्कत? अब देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज और एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज सिमिलर ही बात है, ठीक है, इसीलिए दोनों को साथ में लिखा हुआ है। समझ आया? कोई दिक्कत? तो एक कर लेते हैं, ठीक है, एक को कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है हम डिस्कस कर भी चुके हैं, जहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जहां पे प्राइवेटाइज्ड हो, लिबरल हो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज ये सब कैसे हो? प्राइवेट हो, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप हो मींस ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप हो गया आपका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है।
तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में आपको चेंजिंग नेचर पढ़ना है, मतलब स्टेट का इवॉल्विंग नेचर समझने की कोशिश करनी है कि पहले कैसा होता था, आज कैसा है, और आगे कैसा हो सकता है। समझ आया? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट सोसाइटी पता लगी, जहां पे प्राइवेट ओनरशिप हो मींस ऑफ प्रोडक्शन की, और इसी के अंदर हमें देखना है कि स्टेट कैसा है, सरकार कैसी। इनिशियली कैसे थे ये सारे स्टेट्स? फ्यूडल थे भाई, मिडिवल एरा में तो सब फ्यूडल ही थे, ठीक है। और आज कैसे हो गए मॉडर्न नेशन स्टेट? मॉडर्न नेशन स्टेट क्या होता है? जहां पे एक फिक्स टेरिटरी होगी, टेरिटोरियलाइज्ड एंटिटी, ठीक है, टेरिटोरियलाइज्ड एंटिटी विद सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। नेशन स्टेट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पे मोनार्की है, कुछ भी है, कैबिनेट है ना, तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती है। चेंजिंग नेचर देखना है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो ये क्या था, लासेस फेयर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लासेस फेयर स्टेट आया, एडम स्मिथ की जो थ्योरीज थी वेल्थ ऑफ नेशंस में, जो उन्होंने अपने आइडियाज दिए, वही आइडियाज यहाँ पे अप्लाई किए गए, और उन्हीं आइडियाज के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉलिटीज ने अपना नेचर चेंज किया। लासेस फेयर स्टेट सिंपल वही बातें करता है कि यहाँ पे लिबरल इकोनॉमीज होनी चाहिए, प्राइवेट में ओनरशिप होनी चाहिए, स्टेट का मिनिमलिस्ट इंटरवेंशन होना चाहिए, है ना, वो बात होती। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1970s तक थोड़ा सा वेलफेयर स्टेट की तरफ गए। वर्ल्ड वॉर 2 से 1970s तक थोड़ा सा वेलफेयर स्टेट्स की तरफ गए, जहां पे सारे ही स्टेट्स ने एक्टिवली कोशिश की कि हेल्थ पे काम किया जाए, पब्लिक एजुकेशन पे काम किया जाए, है ना, सोशल कैपिटल को बिल्ड करने की इन्होंने कोशिश की, है ना, इंश्योरेंसेस दिए, मेडिकल ये सारी चीजें। 1970s से आज तक आप कह सकते हो कि ये जो स्टेट्स हैं ये नियो लिबरल स्टेट्स है। इसमें इंडिया की बात नहीं होगी, इंडिया की बात नहीं होगी, इंडिया की बात डेवलपिंग सोसाइटीज में होगी। ये डेवलप्ड स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, यूएस, यूरोप, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियली कैसी थी लासेस फेयर वर्ल्ड वॉर 2 तक, फिर अगले 30 साल करीबन 20-25 साल वेलफेयर स्टेट रही, और फिर नियो लिबरल है। अब ये नियो लिबरल ही कही जाती है, ठीक है। अब वेस्टर्न सोसाइटीज, एक तो पहली बात ये होमोजेनस नहीं है, मिक्स्ड पॉट कल्चर इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं। होमोजेनस नहीं है, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग नेशनलिटी के लोग आते हैं, रहते हैं, और एक नया कल्चर वहां पे मिला है जिसको हम सो कॉल्ड अमेरिकन कल्चर बोलते हैं। और उस अमेरिकन कल्चर में सब मिक्स्ड है, मतलब जनरली। अब ऑल्दो आपको पता है कि जो आपके यूरोपियन स्टेट्स हैं, दे वर इनिशियली कार्व्ड आउट ऑफ लिंग्विस्टिक एथनिसिटी, लैंग्वेज के आधार पे उनको डिवाइड किया गया था, बट आज वो भी मिक्स्ड हो गए, ठीक है। आपको फ्रांस में भी इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल ही जाएंगे, जर्मन बोलने वाले भी मिल ही जाएंगे, मिक्स्ड है ना। तो एंटायरली होमोजेनस तो नहीं होता है। Broad analysis and generalized framework for these nations obviously cannot be concluded, है ना? By saying that since the overarching paradigm of these states became neoliberal, while depending upon the ideological predispositions of the ruling parties, balance has been shifting between neoliberal and welfare ideologies. आज भी यही चलता है। यूएस के अंदर 2 पार्टीज हैं, कौन कौन सी? रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक थोड़ा सा वेलफेयर साइड पे चल वही रहा है, कोर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। अब कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी हो गई, नेशन की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो गई, तो वहां पे आप अपोजिशन पार्टीज का कॉन्सेप्ट यही रह जाता है कि एक थोड़ा सा वेलफेयर पे, गरीबों के लिए ज्यादा काम करेगी, एक तरफ जो कंप्लीट बिजनेस लॉबी के लिए काम करेगी। रिपब्लिकन वहां पे यूएस की बीजेपी समझ लो तुम रिपब्लिकन, और वहां का डेमोक्रेट यहाँ की कांग्रेस समझ लो। क्योंकि अब देखो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं इंडिया में भी, दे बोथ फेवर लिबरल इकोनॉमीज, दोनों ही लिबरल इकोनॉमीज की बात करेंगे। बट कांग्रेस का फोकस तुम्हें पता है जनरली किस पे रहता है? थोड़ा सा सोशलिस्ट टिल्ट होता है कांग्रेस का, वो गरीबों पे ज्यादा फोकस करेगी, ये बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेगी। तो ज्यादातर जितनी भी न्यू लिबरल इकोनॉमीज है उनमें टिल्ट ये 2 ही मिलेंगे, एक तो जो कंप्लीटली न्यू लिबरल हो जाएंगी, और एक थोड़ा सा वेलफेयर साइड करेंगे, और कोई डिविजन रहता नहीं है उनके पास। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं एक डेमोक्रेटिक और एक अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, वो है ही डेमोक्रेटिक सारे। ह्यूमन राइट्स को भी सब अच्छी बातें करेंगे, सब मल्टीलैटरलिज्म की बातें करेंगे, सब ग्लोबल विलेज की बातें करेंगे, बट कोर डिफरेंस यही आ जाता है बस, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा ऑन द कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। अब देखो, ये जो स्टेट्स थे, जब नेशन स्टेट्स थे लासेस फेयर से पहले, तब टेरिटोरियलाइज्ड एंटिटीज थी, फिक्स टेरिटरी, फिक्स बाउंड्री, बॉर्डर कंट्रोल, सब कुछ। लेकिन ग्लोबलाइजेशन किस पे काम करता है? डी टेरिटोरियलाइजेशन। टेरिटरी नहीं है, कोई कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी जाके ट्रेड कर सकता है, रह सकता है ना, आर्ट एंड कल्चर अवेलेबल है ना, सारी चीजें एक दूसरे के लिए अवेलेबल है। तो ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में डिफाइन करें, इट्स डी टेरिटोरियलाइजेशन और प्लूरलिस्टिक नोशन है सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता था पहले? अपनी जनता, अपनी बाउंड्री, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। अब जब अपनी जनता नहीं है, सारी जनता ही अपनी है,
जब अपनी टेरिटरी नहीं है, जब सारी टेरिटरीज ही डीटेरिटोरियलाइज्ड हो गई है, सब एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं, तो अब जो सोवरेनिटी का नोशन है ये प्लूरलिस्टिक हो गया। पहले इंडिविजुअलिस्टिक सोवरेनिटी होती थी, इंडिया, अब क्या होता है साउथ एशिया, वर्ल्ड, है ना, उस तरीके से प्लूरलिस्टिक नोशन है। सोवरेनिटी नेशन स्टेट से शिफ्ट होकर किधर चली गई, ग्लोबल रिजीम्स। अब आप इसकी बात करते हो कि ट्रंप जो है WTO को इन्फ्लुएंस ना कर दे, WTO सोवरेन होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सोवरेन डिसीजंस ले सके, ऐसी बातें होती हैं। बट यूएनजीए टेरिटोरियलाइज्ड है नहीं, सारे कंट्रीज है उसमें, तो WTO भी एक कंट्री की बात तो नहीं करता, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ना। तो सोवरेनिटी पहले जो नेशन स्टेट्स की हुआ करती थी, किधर चली गई, ग्लोबल रिजीम्स, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में। अब कैसे देखते हैं, जैसे यूएसए इसको कैसा देखता है, ब्रिक्स को, एंटी यूएसए। तो यूएस ने क्या बना दिया, क्वाड बना दिया चाइना को काउंटर करने के लिए। तो आप एक देश की सोवरेनिटी को हर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हो, समझ रहे हो। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट, ठीक है। अब देखते हैं फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंपैक्ट ऑन स्टेट, बारी बारी। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ और फिर अकॉर्डिंगली उसका इंपैक्ट भी प्रोग्रेस हुआ, देखते हैं। 2001 तक तो कुछ ऐसा मानते ही नहीं थे ग्लोबलाइजेशन ऐसा, ठीक है लोग आ जा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं थी। बट 9/11 अटैक्स ने चेंज कर दिया कंप्लीटली स्टेट और ग्लोबलाइजेशन। उसके पहले लीनियंट था थोड़ा सा, लीडिंग टू अ रीअसर्शन ऑफ स्टेट पावर। 9/11 में पता चला कि टेररिज्म इज क्विंटेसेंशियली अ नेगेटिव रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली। ग्लोबलाइजेशन ने टेररिज्म भी दिया, अमंग वेरियस अदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स, उसने टेररिज्म भी दिया। तो तब ये वेस्टर्न स्टेट्स को, स्पेशली कैपिटलिस्ट स्टेट्स की हम बात करें, तो उनको ये समझ आया कि ग्लोबलाइजेशन तो ठीक है, लेकिन अब स्टेट पावर को भी रीअसर्ट करने की जरूरत है, वरना तुम टेररिज्म काउंटर नहीं कर सकते। अगर स्टेट मिनिमलिस्ट कंट्रोल रखेगा या मिनिमल इंटरवेंशन रखेगा या सिर्फ वॉचमैन का ही काम करेगा, तो टेररिस्ट अटैक हो जाएंगे और वो खड़ा रहेगा वॉचमैन की तरह। स्टेट पावर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ना। तो 9/11 अटैक्स ने स्टेट पावर में रीअसर्शन की डिमांड की, जो कि हुआ, ठीक है। And shift in the balance of global influence. While globalization had been diminishing the perceived importance of national borders and state sovereignty, इन attacks ने highlight किया कि ये national borders को अगर आप इनका importance खत्म कर दोगे, state sovereignty को खत्म कर दोगे, तो लोग आएंगे जाएंगे, attacks होते रहेंगे। फिर से borders को strict करना, है ना, वीजा restrictions और ऐसी चीजें फिर से आए, ठीक है। और ये सारे काम state करता है। State अगर powerful नहीं होगा तो वो border controls नहीं कर सकता है manage, है ना। इन चीजों की फिर से बात होने लगी, क्यों, नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके मिलिट्री इंटरवेंशन किया गया, समझ आया इनिशियली। फिर आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, GFC, अगेन इट वाज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली। भाई बैंक लेमन ब्रदर्स वहां फेल हुआ यूएस में, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान हो गया उससे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ ना ये। द क्राइसिस एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटीज इन द इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी। पता लगा कि ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड तो है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, एक कड़ी टूट जाए तो पूरी चेन बिखर जाती है ना। तो प्रॉम्प्टिंग गवर्नमेंट्स टू रीअसेस द बेनिफिट्स एंड रिस्क्स ऑफ अनफेटर्ड मतलब बिना बंदिशों के अगर आप ग्लोबलाइजेशन करोगे तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इस पे भी स्टेट्स ने ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद में आया प्रोटेक्शनिज्म। एक बात बताओ, अगर प्रोटेक्शनिज्म नहीं होता तो इंडिया और यूएस में आज टैरिफ वॉर हो ही नहीं रहा होता। हम अपने प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं लगाने देते उनको, और उनके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ हम लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट अपनी इंपॉर्टेंस दे रहा है ना यहाँ पे कि मेरे को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं यूएस प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाऊंगा। यूएस भलाई करना चाहता है तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं लगाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन तो क्या कहता है, फ्री मार्केट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ट्रेड होना चाहिए, बैलेंस ट्रेड होना चाहिए। लेकिन वो तो हो नहीं सकता, इनइक्वालिटीज की वजह से हमें ये ट्रेड बैरियर्स करने पड़ते हैं, लेकिन इस वजह से टैरिफ वॉर्स भी हुई फिर, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने ये दिखाया कि ग्लोबलाइजेशन बिना बंदिशों के नहीं होनी चाहिए, उसमें बंदिशें होनी चाहिए, अनफेटर्ड ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो लोग इसके बाद से प्रोटेक्शनिस्ट हो गए, वो लोग अपने अपने लोकल ट्रेड को, लोकल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने पे फोकस करने लगे। अब तुम आज की दुनिया को कह दोगे ग्लोबलाइजेशन दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। यूएस अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचना तो चाहता है, दूसरों के खरीदना नहीं चाहता। अब ग्लोबलाइजेशन के सेंस में आप ब्लॉक तो कर नहीं सकते कंप्लीटली, तो आ रहे हो लेकिन उन पे टैरिफ लगा के उन्हें महंगा कर दो ताकि वो वैसे ही ना बिके। तो ग्लोबलाइजेशन कैसा हुआ है?
और जबकि यूएसए सपोज टू बी द चैंपियन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक भी काम ग्लोबलाइज्ड नहीं है उसका। अभी का एक्शन देखो तो ट्रंप का तो 2.0 का, ठीक है। फिर आओ ब्रिक्स। ब्रिक्स का फॉर्मेशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्क था ये दिखाने में कि वेस्ट अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और ईस्ट राइज कर रहा है ना, क्योंकि ब्रिक्स की मेंबरशिप बहुत स्ट्रांग थी। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट, ऐसा इसको कहा जाता है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट। ब्रिक्स से डर के यूएस ने क्वाड बनाया अलग से, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स की आप बातें देखो ना, ब्रिक्स बोलता है कि मैं डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करूंगा। कैसे? न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे और ये वर्ल्ड बैंक से हमें कोई लेन देना नहीं है, हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारा सब कुछ करेगा। ब्रिक्स के नेशंस में आपस में करेंसीज में हम आराम से ट्रेड करेंगे, ऐसी बातों पे फोकस करता है ब्रिक्स। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करता है। और ब्रिक्स का बन जाना और सक्सेसफुली काम करना ये दिखाता है कि वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है और बाकी लोग राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। इन टर्न द यूएसए स्टार्टेड वीकनिंग द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ले आया, पेरिस क्लाइमेट से बाहर निकल गया, है ना। WTO की बातें नहीं मानता है, ठीक है। WTO की बातें मानने से उसने मना कर दिया। ये TPPTA को मानने से मना कर दिया, ट्रांस पैसिफिक वाला ट्रीटी है, ठीक है। तो ग्लोबलाइज्ड कहां रह गया? यूएस जैसा कंट्री पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा तो ये ग्लोबलाइज्ड कहां रह गया? ठीक है। फिर 2018 में यूएस चाइना की इकोनॉमीज आपस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स में आने लगी। कैसे? टैरिफ वॉर्स हुई, हमें पता बीजिंग और ट्रम्प की कितनी स्ट्रॉन्ग टैरिफ वॉर्स हुई थी उन दौरान। फिर 21 में ब्रेक्सिट हो गया। अब यूरोप डी ग्लोबलाइज हो रहा है। ब्रिटेन क्यों निकला यूरोप से? उसको यूरोप का जो ग्लोबलाइजेशन है, सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ यूरोप वाज हार्मिंग ब्रिटेन। ब्रिटेन को यूरोप का मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने रहने से नुकसान ज्यादा था, फायदे कम थे। इस वजह से वो निकल गया। उसका निकलना कि मैं अलग ही रहूंगा, मैं अपना अलग से करूंगा, ये ग्लोबलाइजेशन है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन है? एंटी ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। डी ग्लोबलाइजेशन है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, इमर्जेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब टेररिज्म राइज कर रहा है और तुम ग्लोबलाइजेशन की बात करते जाओ। नहीं दोगे ना तुम पाकिस्तान के लोगों को इजीली वीजा। तो क्या है ये? डी ग्लोबलाइजेशन है। जितने ज्यादा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ेंगे उतना डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाओगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का ग्राफ ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर पता नहीं आगे हिस्ट्री में ऊपर जाएगा तो देखा जाए, बट अभी तो नीचे आ रहा है। समझ आया? 2025 में ट्रंप आता है, नए टैरिफ्स लगाता है कनाडा पे, यूरोपियन नेशंस पे, इंडिया पे। तो क्या है? प्रोटेक्शनिज्म है। इट्स डी ग्लोबलाइजेशन, इट्स नॉट ग्लोबलाइजेशन। समझ आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ग्लोबलाइजेशन का इवॉल्विंग नेचर का इंपैक्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज पे क्या हुआ, समझ आया? यहाँ पे मैंने इंडिया का नाम क्यों नहीं डाला? आप कैपिटलिस्ट सोसाइटीज की, डेवलप्ड सोसाइटीज की बात कर रहे हो बेसिकली, इसीलिए नहीं डाला। इंडिया भी कैपिटलिस्ट है बट डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग में अलग से करेंगे। समझ आया? तो ये आपका कैपिटलिस्ट वाला टॉपिक खत्म होता है। कोई दिक्कत इसमें? इजी है, तो सिंपल है। ये तो ऐसी चीजें हैं जो जनरली हम पढ़ते भी हैं, वैसे भी पढ़ते हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल तो था ही नहीं, ठीक है। फिर चेंजिंग नेचर है स्टेट का सोशलिस्ट सोसाइटीज में, इसको हम कल करेंगे इसमें, क्योंकि चाइना वाइना सब आ जाएंगे। छोटा सा ही है टॉपिक, तो ज्यादा बड़ा नहीं है। ये करने को तो आज हम कर सकते थे बट नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सोनम, आपको कोई डाउट है? इजी था ये तो, इसमें कुछ डाउट्स वैसे होने तो मतलब हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आगे फिर कल कर